Hello guys, welcome back. This is Shashank, your host, your friend. Welcome to the channel Learner's Perspective. आज बात करेंगे द न्यूज़ इज़ ऑफिशियल. सबको पता चल ही गया होगा KVS Tier 1 आंसर की आउट हो चुकी है. आई होप आप सब ने अभी तक मिला लिया होगा अपने OMRs. डाउनलोड करके रख लीजिए OMRs को, क्योंकि वो काम आते हैं. आई थिंक दोबारा जब वो साइट बंद हो जाएगी तो शायद मौका ना मिले फिर से डाउनलोड करने का. बात करेंगे थोड़ा पेपर को रिव्यू को लेके. बेसिकली एक शब्द में कहूँगा तो खेला हुआ है गाइज. खेला हुआ है. पेपर टफ था, नेगेटिव हो गए. मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. नहीं एक्सपेक्ट क्या, मैं थोड़ा कर रहा था. जब सेटल डाउन हो गई डस्ट घर आने के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आया. पेपर टफ तो था, ऑब्वियसली टफ था. PGT इतना टफ नहीं था मैथ वगैरह, लेकिन रीजनिंग टफ थी. रीजनिंग और मैथ दोनों को मिलाएं तो बहुत टाइम टेकिंग था, कैलकुलेटिव था, और उसकी वजह से इफेक्ट पड़ा है बाकी सब्जेक्ट्स के पे भी. मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है. आप लोग अपना बताइए, आपका क्या हुआ. तो चलिए मैं बात कर ही लेता हूँ. मैंने मिला रखा है, मैं देखता हूँ. बात करते हैं मेरे पेपर की. मैंने यहाँ पे बेसिकली अपनी कैलकुलेशन निकाल रखी है, कितना किस सब्जेक्ट में क्या गलत हुआ. तो मेरे हुए क्या, मैं बताता हूँ. सबसे ज़्यादा गलत कहाँ हुए. ऑब्वियसली GS में. GS में मेरे गलत हुए हैं 6 क्वेश्चंस. मैंने अटेम्प्ट किए थे 15-20 में से. यस, हाई है, मुझे पता है. पिछले EMRS में भी कुछ लोगों ने मेरे पे कमेंट किया था कि आपने ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए हैं, इतने आपको अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए थे, नेगेटिव थोड़ा ज़्यादा फालतू हो गया. आई नो अटेम्प्ट किए हैं, बट आप मानिए ये तुक्का नहीं होता. ये मेरी स्ट्रैटेजी होती है, मैं ऐसे ही ऑपरेट करता हूँ. मैं जानबूझ के हाई अटेम्प्ट करता हूँ GS में, क्योंकि मोस्टली मैं लेट में करता हूँ, एंड में करता हूँ GS. उसके पहले तक मुझे आइडिया लग गया होता है बाकी पेपर से कि मेरा कैसा गया है पेपर. उसके हिसाब से मैं डिसाइड करता हूँ कितना करना है. हुआ क्या, लेट्स बी ऑनेस्ट, आप सब को भी फील तो हुआ ही होगा. GS बहुत डिफिकल्ट थी, बहुत ही टिपिकल थी. अनएक्सपेक्टेड सा था, बिल्कुल हवा नहीं लगा. मुझे लगता है अगर कुल मिला के सही से बोलें कि 100% कितने क्वेश्चन ऐसे थे 20 में से जो आपको 100% कन्फर्म थे. मुझे लगता है मुश्किल से मेरे 5 होंगे, शायद इतने ही थे जो मैं 100% कह सकता था नहीं हाँ ये GS में यही आंसर होगा, मुझे कन्फर्म है, ये गलत नहीं होगा. तो मेरे पास 2 चॉइस थी. या तो मैं 5 क्वेश्चन मांग देता. मुझे बहुत कम लग रहा था यार कि सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, और जबकि ऐसे टिपिकल पेपर में जहां मैथ रीजनिंग में गड़बड़ हुई है, मुझे पता है कुछ गड़बड़ होंगे, मैं मान के चल रहा था. और इनफैक्ट इंग्लिश भी मुझे थोड़ी टफ लगी. ये हमारे से कंपेरिजन में मुझे मेरे 2-3 गलतियां वहाँ भी होगी, क्या ही बताऊँ मैं. चलिए बात करेंगे. तो मैंने क्या किया कि जब मैंने सब कुछ मिला लिया कि लाइक GS में कि यार चलो 5 मुझे कंफर्म आ रहे हैं. थोड़े और ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन थी कि यार हाँ ये होगा ये होगा. ये सब करने के बाद किसी तरह 10 से 11 पहुंच रहा था. तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार देख, तो गलतियां तो होनी है इसमें. और अगर आप कैलकुलेशन देखें 1/3 वाला है, क्या नाम है, नेगेटिव. हर 3 पे 1 होना है. तो मैंने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट इसलिए किए, जैसे मैंने 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर दिए और मैंने टोटल 15 अटेम्प्ट कर लिए. 4 में से मुझे एक ही सही करना था. मुझे पता है एक आंक लग जाएगा ज़रूर, थोड़ा सा एलिमिनेट करूंगा ऑप्शंस को, क्योंकि यार पढ़ाई तो की है ना, समझ में आता है. एक बैठ जाएगा, अगर एक भी बैठ गया तो मेरा नुकसान नहीं हुई होगा. उन 3 का जो निगेटिव हो वो ये 1 से बराबर हो जाएगा. मेरा नेट स्कोर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और अगर गलती से 2 बैठ गया एक्स्ट्रा तो मैं नेट पॉजिटिव में आ जाऊंगा. ऐसे सिर्फ मैं 5 करता, उतने के ही मिलते हैं, और उसमें भी गलती से कुछ गलत हो गया तो अलग बात है, वो भी गया. तो बेसिकली मेरा ऐसा हुआ, मैंने 6 गलत किए 15 में से. GS में 9 सही हुए, नेगेटिव 2 हटा दो 6 के, तो भी मैं नेट पॉजिटिव में रहा. 7 हो गए मेरे कम से कम सही. चलो यहाँ हो गया. कंप्यूटर इजी था, मैंने पहले कहा था 20 में से 20 मैंने अटेम्प्ट किए थे, 20 मेरे सही हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ. सरप्राइजिंगली हिंदी में भी 10/10 मैंने अटेम्प्ट तो किए थे, बट मेरे 10/10 सही हो गया. मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था. एक आध गलती मुझसे हो जाती है नॉर्मली हिंदी में, मेरा हिंदी वीक है, बट यहाँ हिंदी 10/10 मेरे सही हैं. इंग्लिश में मैंने 9 अटेम्प्ट किए थे, और एक मुझे लगता है गलती से छूट गया. मैं करता हूँ अटेम्प्ट पूरा ही, मुझे लगता है मैं शायद उसको ध्यान नहीं दिया मैंने एंड में, उसको मैं टिक मारना भूल गया एक्चुअल OMR में, वो छूट गया. तो मैंने 9 ही अटेम्प्ट कर पाया, और उसमें से 4 गलत हो गए. मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कैसे. कुछ तो सिली, 2 तो फ्रेजल वर्ब वाले, जो एक क्वेश्चन था आपने देखा होगा TGT वालों में तो सेम ही था. वो पास बाई वाला जो क्वेश्चन था, ब्लो ओवर वाले का पूछा था कि पास बाई या पास ओवर, पास ऑफ में कन्फ्यूजन, उसमें कन्फ्यूजन था. बहुत देर तक मैं कन्फ्यूज रहा, उसमें शायद मैंने गलत लगा दिया. फिर एक क्वेश्चन जम्बलिंग वाले में पता नहीं कैसे गलत हो गया. मैंने 2 टाइप के सेंटेंस बनाए, मुझे तो दोनों ही सही लग रहे हैं, उसमें मैंने मिला नहीं पाया, मैं गलत हो गया.
और एक और ऐसी था लॉइटर इन द ऑन द वाले में, उसमें भी लग रहा है कुछ मैंने क्या थी जल्दीबाजी, ये सब जल्दीबाजी क्योंकि मैथ और रीजनिंग में बहुत टाइम ले लिया, बहुत टाइम लगा दी मैथ रीजनिंग में। उसके चक्कर में स्ट्रेस आ गया, पेपर कंप्लीट करने का स्ट्रेस के चक्कर में गलतियां हो गई जहां नहीं होनी चाहिए थे। मेरे इंग्लिश का भी गलत नहीं होता, इतना पहली बार हुआ होगा कि मैंने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से 4 गलत हो गए, बहुत ही गंदा ये तो था। यहाँ मेरा नेगेटिव फालतू हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मैथ्स में मैंने 17 अटेम्प्ट किए थे, मेरा एक गलत हो गया, मिला नहीं पाया। ऑब्वियसली इसकी डीप एनालिसिस करनी पड़ेगी, कहाँ गलत हुआ क्या हुआ तो मुझे नहीं पता, बट एक गलत हो गया मेरा, तो मेरे इसमें 16 सही हुए। रीजनिंग में मैंने 18 अटेम्प्ट किए थे 20 में से, इसमें मेरे 4 गलत हो गए, ये समझिए। और एक क्वेश्चन तो इतना गंदा, इतना सिली, मेरे में फर्स्ट ही क्वेश्चन था M3 सेट में, वो इतना आसान क्वेश्चन जो किसी का ही गलत नहीं हुआ होगा। वो जो अलग अलग शेप्स दिए होते हैं कि उसमें से पूछा था, अलग अलग शेप से ट्रायंगल वगैरह दिया था, सर्कल, क्यूब, और उसमें नंबर्स दिए रहते हैं और पूछ देता है कि बताइए कितना। जैसे क्वेश्चन था कि अनएजुकेटेड लिटरेट मेल्स, ऐसे कुछ था कि कितने होंगे। अब उसमें मैंने अनएजुकेटेड नहीं पढ़ा, मैंने एजुकेटेड ध्यान दे दिया, ये नहीं ध्यान दिया अनएजुकेटेड लिखा है। तो अनएजुकेटेड का जो बॉक्स था उसके नंबर को मैंने काउंट कर लिया, तो 2+1 करके मैंने 3 लगा दिया। अभी अभी देखा है मैंने तो लगाया, ये कैसे गलत हो गया इतना आसान। तो वो एक सिंपल सिली मिस्टेक गलत हो गया। और 2 पजल वजल वाले, अब उसका तो देखना ही पड़ेगा अच्छे से। मुझे तो सही लग रहा था जब मैंने सॉल्व किया, तो उस हिसाब से मैंने मारा था। तो कुल मिला के मुद्दे पे आते हैं मेरे, टोटल बेसिकली मैंने 89 अटेम्प्ट किए थे, मेरे 15 गलत हो गए। 15 गलत हो गए, ज़्यादा ही हो गए, इतना तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन चलिए फिर भी ठीक है, पेपर का लेवल टफ था। तो बेसिकली मेरे ऑल इन ऑल 69 सही हुए हैं। इंटू 3 कर लीजिए, कितना हुआ, 207। हाँ 39 जा, हाँ 327, 207, ठीक है। 207 बन रहे हैं मेरे। स्कोर तो अभी भी अच्छा ही है, पेपर ऑब्वियसली निकल जाएगा। बट हाँ, कुछ सिली मिस्टेक्स और लेंदी, 2 सेक्शन काफ़ी लेंदी, मैथ और रीजनिंग लेंदी होने की वजह से मेरे बाकी सेक्शंस पे थोड़ा इफेक्ट पड़ गया, खासकर इंग्लिश पे जहाँ गलतियाँ नहीं होनी चाहिए थी मुझसे, मुझे उसका दुख हो रहा है। रीजनिंग में तो पता था गलती होनी ही है, तो वो तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही था। मुझे तो अब समझ में आ रहा है, पेपर देने के बाद ठीक लगा था मुझे, ठीक अभी भी मेरा हुआ है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 70+ तो रहूँगा ही, मतलब 72 73 टाइप का मैं कुछ सोच रहा था, थोड़ा कम हो गया, मैं 69 पर टक गया। उस हालांकि 70+ में हो जाता है, ये जो थोड़ी एक आध फालतू मिस्टेक्स नहीं करता रीजनिंग में और उसमें, तो चलिए कुछ नहीं, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, आप लोग अपना शेयर कीजिएगा इस कैसा रहा। वैसे उससे पहले मैं बता दूं, थोड़ी बात कर ही लेते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ अब मुझे लग रहा है इसकी गिरेगी। ये पेपर टफ था, मानना पड़ेगा। पीजीटी जितना नहीं था, मैं फिर से कहूँगा, पीजीटी का मैथ तो कुछ ज़्यादा ही टफ था। बट ठीक है ना, वहाँ पे इतना टफ था कि वो कोई भी शायद उसको नहीं कर पाया होगा, तो वहाँ तो सीधे सबके ही मार्क्स गिर जाएंगे। यहाँ था कि जिनको एक्सपीरियंस है मैथ रीजनिंग का, वो थोड़ा इसमें स्कोर कर पाएंगे। जैसे मेरा भी ठीक ही गया, मैं देखूँ तो यार 15+ तो सब में ही है, मैथ रीजनिंग दोनों में 15+ हुए हैं अटेम्प्ट अच्छे, तो ठीक ही था वो। बट यही है कि हाँ, इसमें भी गिरेगी कट ऑफ मेरे हिसाब से। 60+ तो वैसे आप EMRS चाहे KVS दोनों में ही सेफ थे, इसमें भी गारंटीड सेफ हो जनरल के लिए। और आप कैटेगरी वाइज थोड़ा 10-10 मैं कहता हूँ नंबर घटा ही लो। 180 का 170 में तो मुझे लग रहा है 160s 55 160s वाले भी इसमें सेव हैं। काफ़ी सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे सीटें ज़्यादा हैं, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे कॉम्पिटिटर्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कम है। इन दोनों पे तो मुझे लगता है, अगर क्वेश्चंस के टर्म में बात किया जाए तो मुझे लगता है 55+ वाले भी, 50 52 53 ऐसे वाले भी सेफ मुझे लग रहे हैं काफ़ी सब्जेक्ट्स में, तो क्योंकि पेपर आने के बाद सबके मार्क्स गिरे हैं। तो बस यही सब डिस्कस करना था आगे। अब मुझे लगता है तैयारी अब ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो पाएगी। इधर बीच तो मेरी, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरी भी उतनी प्रॉपर ज़ोरों शोरों से तैयारी नहीं हो रही थी जैसी होनी चाहिए थी मेंस की। हाँ, बट एक चीज़ था जो मैंने सबको खुद भी रिकमेंड किया था पिछले वीडियोस में, आप देखें, मैंने स्ट्रेटजी वीडियोस डाली हैं। आई डोंट थिंक उससे अच्छी स्ट्रेटजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लिमिटेड रिसोर्सेज की आपको मिलेगी। प्लीज़ वॉच दैट वीडियो और शेयर करिए अपने बाकी दोस्तों के साथ जो एस्पिरेंट्स जो दे रहे हैं, सबके काम आएगी वो। मैंने अपनी एडवाइस खुद भी फॉलो की है। NCERTs मैंने काफ़ी पढ़ डाली इधर बीच, मुझे लगता है 3-4 NCERTs मैंने पढ़ डाली हैं, 4 एटलीस्ट, हर सब्जेक्ट की। एक इकॉनमी की एक ख़त्म कर दी, ज्योग्राफी की एक, हिस्ट्री की एक, पॉलिटी की तो शायद दोनों ख़त्म हो गई मेरी 9th-10th की। तो NCERT मैंने एटलीस्ट लाइक ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस
में जो खोजना होता है कि हाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये ध्यान में रखते हुए मैंने एनसीईआरटीज़ काफ़ी पढ़ ली हैं एक बार, और पहले मैं पढ़ चुका हूँ, मतलब फिर से इधर बीच मैंने पढ़ ली है जब तक रिजल्ट आया ये, तो मेरा वो ठीक चल रहा है। और उसके साथ साथ मैंने जो मेंस वाला सेक्शन जो मैंने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि किस टाइप के आपको देखने होते हैं, कौन सी चीज़ें आंसर राइटिंग में आती हैं, कैसी चीज़ें आंसर राइटिंग में पूछता है, ये चीज़ें जो थी उनको भी मैं मार्क करते चला हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन मेंस में ऐसे पूछ सकता है। वो पॉइंट्स मैंने मेंस बुक में ही ऐसे पेंसिल से कि हाँ मेंस ऐसे लिख दिया है, मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप का कि हाँ ये पूछ सकता है, ताकि मैं जब दोबारा पढूं डिस्क्रिप्टिव के लिए फोकस से तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, फिर से पूरा खोजना ना पड़े, पता हो कि हाँ ये टॉपिक मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें मैंने की है। आई होप आप सब भी कर रहे होगे, बस ऐसे बैठ के वेट नहीं कर रहे होगे रिजल्ट का। खैर अब तो आ ही गया है, मैंने कहा था 20 डेज मैक्सिमम, आखिर वही हुआ ना, 10-11 को पेपर हुआ था, 30 ऐसे 1 आते आते आखिर 20 डेज में हो ही गया। 20 डेज में रिजल्ट आ ही जाना होता, इसको पता ही था। अब रिजल्ट जब भी आएगा, अब रिजल्ट का वेट मत करने बैठना, फाइनल 150 वाले प्लस भी हो तो लग जाओ, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। 155 मतलब 150 कह रहा हूँ, मतलब 55 क्वेश्चन, फिर से 55 के आसपास हो, थोड़ा 1-2 नंबर पहले भी हो तो भी लग जाओ आराम से आप। मोस्ट प्रॉब्ली चांस अच्छा है इस बार। पेपर टफ था, मान के चलो सबके लिए टफ था, इतना आसान नहीं था, कुछ ही लोग होंगे जो हायर साइड में होंगे। तो बस वही, हाँ वीडियो शेयर करिए प्लीज़, अपना स्कोर बताइए सब लोग, और थोड़ा हो सके तो डिटेल में बताइए कहाँ ज़्यादा गलतियाँ हुई, कहाँ लगाया था तुक्का, कहाँ बैठा कहाँ नहीं बैठा। मैंने तो आपको बताया ही, कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन में वो भी बताया मैंने। सो यस, ऑल द बेस्ट सभी को फ्यूचर के लिए। आप सभी को मेंस में लगिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए, फिर से कहूँगा प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव के लिए तो सिर्फ प्रीवियस ईयर देखिए, अच्छे से पैटर्न को समझिए कैसे पूछ रहा है। एनसीईआरटी पे स्टिक कीजिए, ज़्यादा इधर उधर मत देखिए। और अब आंसर राइटिंग वगैरह भी शुरू कर दीजिए, अब तो टाइम आ गया, अब ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप सब ने देखा होगा, याद होगा, तो EMRS ने भी अभी आई थिंक गवर्नमेंट ने एक पोस्ट किया था जो कि काफ़ी वायरल भी हो रहा था, 3rd फेज़ की भी बात कर रहा है EMRS, और उसमें उन्होंने कहा है, उसमें अगर आप देखेंगे उस पिक में लिखा हुआ है कि अगस्त तक, आई थिंक अगस्त या सितंबर, ऐसे कुछ, जून जुलाई अगस्त, आई थिंक अगस्त ही था, अगस्त तक उन्होंने कहा है कि हम 2nd फेज़ की करा देंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर तक हम 3rd फेज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि अगस्त तक हम मतलब बेसिकली ज्वाइन करा देंगे टीचरों को, अगस्त तक नियुक्ति हो जाएगी। तो उस हिसाब से आप मान लीजिए पेपर कैसे होगा। मुझे लगता है मार्च एंड अप्रैल में शायद पेपर करा दें ये मेंस। उसके बाद क्योंकि इसमें रिटन पार्ट भी है, डिस्क्रिप्टिव भी है, तो इसमें 2 से 2.5 महीने लग सकते हैं आपको आंसर चेकिंग होने में। तो उसके बाद रिजल्ट आएगा, ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगता अब ये देंगे, अब चीज़ें तेज़ी से बढ़ रही हैं। KVS का भी ऐसा ही कुछ होगा। अब KVS में मान लीजिए 20 डेज़ और मान लीजिए एटलीस्ट रिजल्ट में, क्योंकि अभी मतलब क्वेश्चंस वगैरह पे जो डाउट हैं लोग उस पर करेंगे कि हाँ मुझे लग रहा है गलत है आंसर है। हालांकि मैं अभी इतना इन डेप्थ नहीं देख पाया हूँ गाइज, ये चलिए थोड़ा टॉपिक से हट रहे हैं, इन डेप्थ मैं बहुत नहीं देख पाया हूँ, बट अगर आप लोगों को कुछ ऐसा समझ में आ रहा हो कि हाँ ये आंसर गलत दिया है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं फिर से देखूँगा। मैंने अभी ये सब नहीं देखा है कि हाँ मेरे क्या आंसर सही हैं, या मैं आयोग में जो दिया उसको बस मान लिया है मैंने अभी फ़िलहाल। थोड़ा और इस पर रिसर्च करूँगा, यूट्यूब पे देखूँगा और बाकी लोग क्या कह रहे हैं। अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को लग रहे हैं TGT में स्पेशली, क्योंकि मेरा वही है, तो कमेंट कीजिए, मैं थोड़ा चेक करूँ कि हाँ क्या ये सही गलत का कुछ हो सकता है, क्या बढ़ घट कुछ सकता है क्या, ये चीज़ मैं कहूँगा। सो या दैट्स इट। नहीं दैट्स इट क्या, अभी हम क्या बात कर रहे थे? तो मैं भूल गया क्या बात कर रहे थे हम। रहे थे कि KVS भी मुझे लगता है, आप देखिए, हाँ 20 डेज़ मान लीजिए आंसर आप देते हैं, आप क्या नाम उसके खिलाफ जाते हैं कि नहीं यार ये क्वेश्चन गलत है, आप चैलेंज कर रहे हैं, तो उसके मान लीजिए लगभग 15-20 डेज़, उसके बाद 10-15 डेज़ मुझे लगता है। और तो मुझे लगता है अभी KVS के रिज़ल्ट में तो मुझे लगता है 1 महीना में भी लग सकता है, क्योंकि और भी फैक्टर्स हैं, CBSE बोर्ड्स कराना है CBSE को, उसमें फंसे हैं, और भी चीज़ें हैं, सीटेट भी होने वाला है नेक्स्ट वाला, तो ये सब चीज़ें मिला के मुझे लग रहा है 1 महीना कम से कम मान लीजिए KVS के रिज़ल्ट में। अब उसके बाद वो कितना जल्दी या देर करते हैं इसका कोई गारंटी नहीं है, बट फिर भी मुझे लगता है एटलीस्ट उसके भी 1 महीना रोते गाते या 1.5 महीना एटलीस्ट मिलना चाहिए, तो 2-2.5 महीने के से ज़्यादा तो नहीं मिलेगा मुझे लगता है।
बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। तो स्ट्रेटजी वाइज फिक्स होके KVS में ज़्यादा है ऑब्जेक्टिव अभी भी, तो आई थिंक वो मैनेज करना ज़्यादा आसान होगा EMRS के मुकाबले, क्योंकि 60% ऑब्जेक्टिव है। पता ही है, हमें प्रीवियस ईयर्स पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, टेक्स्ट बुक हो चाहे किसी से भी, किरण वगैरह या यूट्यूब से, उसमें ज़्यादा फोकस करिए और राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, सिर्फ ओनली फ्रॉम NCERT के टॉपिक से ही, क्योंकि उसमें 40% है। इधर उधर भटक के आप खिचड़ी नहीं बनाना है सब कुछ। स्टिक टू द टॉपिक्स, स्टिक टू द थीम्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्लास 10th के, TGT वाले जो CBSE की बोर्ड्स वेबसाइट पे अवेलेबल है, और PGT वाले 12th के, उन पे देखिए, थीम्स देखिए रिपीटेड कौन सी हैं, उन पे ध्यान दीजिए, उनके हिसाब से आंसर राइटिंग करिए, उन्हीं को प्रिपेयर करिए, ज़्यादा अच्छा हिट रेशियो बैठेगा। सो या दैट्स इट, थैंक यू फॉर हैविंग मी। प्लीज़ शेयर योर स्कोर्स, बताइए, बात करते हैं, कमेंट्स में डिस्कस करते हैं क्या सीन है आगे का, और क्या क्या लगता है कैसा जाता है, क्या जाएगी कट ऑफ। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।